हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, यानी कि क्रिमिनल लॉ का इंडिया में विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपका टॉपिक है। एलएलएम एंट्रेंस का एक टॉपिक है। आप इसको सिलेबस में देख लीजिए, उसके हिसाब से आप इसको अब एक नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ। जो हम यहाँ पढ़ाएंगे, जो बताएंगे कि इम्पोर्टेंट है, आप उसका नोट्स लिखते चलेंगे एक कॉपी में, और बुक के साथ इसको एक बार आप पढ़ेंगे। और ये नोट्स आपको तब काम आएगा जब आप लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम होता है उससे एक सप्ताह पहले जब बच्चे रिवीजन करते हैं, उस समय सिर्फ आप ये नोट्स रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अतः इसके लिए आवश्यक है कि पहले आप अपना एक रफ कॉपी ले लीजिए। जैसे अभी क्रिमिनल लॉ पढ़ा रहे हैं तो उसका नोट्स बनाते चलिए, जो जो हम इम्पोर्टेंट बताते चलेंगे वो लिखते चले जाइएगा एक कॉपी में। और एक बार ना समझ में आए तो 2 बार लेक्चर सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। ये हमारी गारंटी है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब आपको बताया जाएगा। इसलिए आप आराम से सुने इसको और अपने राइटिंग में कॉपी में लिखते चलें और उसको 1-2 बार पढ़ें और उसको अच्छे से याद करें और लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, यानी कि भारत में जो आपराधिक विधि है, जो विधि आज हम लोग पढ़ते हैं, उसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो इसका विकास 3 चरण में हुआ है। पहला, प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि। पहला यह है कि प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि। दूसरा खंड में पढ़ेंगे हम लोग मुस्लिम आपराधिक विधि। और तीसरे खंड में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंग्रेजी आपराधिक विधि। ये 3 भागों में बांटा जाता है। यानी आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में क्रिमिनल लॉ का यानी आपराधिक विधि के विकास को कितने चरण में बांटा गया है, तो आप क्या बताएंगे? 3 चरण में। यानी कि इसका चरण कितना है? 3 चरण है। इसको आप 3 स्टेप भी कह सकते हैं। तो आपराधिक विधि का विकास 3 चरण में हुआ है। पहला कौन है? प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि, यानी कि प्राचीन काल में सबसे पहले हिंदू आपराधिक विधि था, उसके बाद मुस्लिम आपराधिक विधि आया, तीसरे नंबर पे कौन आया? तो अंग्रेजी आपराधिक विधि। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि। तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन आपराधिक विधि क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में क्या है? इसके बारे में है कि हम लोग को पता है कि हमारा जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता था। हम लोग आर्य थे, आर्य से यहाँ पे जो भी हिंदुस्तान में जो लोग थे वो आर्य थे और वही लोग आकर के यहाँ पे सभ्यता का विकास किए। तो उस समय क्या था? मूल रूप से हम लोग हिंदू थे, तो जो हमारी विधि व्यवस्था थी वो भी हिंदू थी। तो इसीलिए उस समय जो भी आपराधिक विधियाँ प्रचलित थी उसको कहा गया हिंदू आपराधिक विधि। तो अब हम लोग हिंदू आपराधिक विधि देख रहे हैं, तो इसमें क्या क्या था। तो जो प्राचीन काल में राजा महाराजा हम लोग पढ़े हैं, रामायण महाभारत और उससे पहले का इतिहास, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उस समय हम लोग देखते थे कि क्या था कि वहाँ पे अपराध जो होते थे उसका जो अपकार होता था उसका वर्गीकरण 2 भागों में नहीं था। यानी सिविल और क्रिमिनल जैसा कोई कंसेप्ट वहाँ पे नहीं था। सारे अपकार सिर्फ अपकार होते थे और वो अपकार न होकर के मूल रूप से सदोष होते थे। क्या होते थे? सदोष।
उसको सदोष कहा गया। यानी ऐसा कार्य जो उचित न हो, समाज के मापदंड के अनुसार न हो, उसको क्या कहा जाएगा? सदोष कार्य। तो उसको उस समय हिंदू विधि व्यवस्था में सदोष कार्य कहा जाता था। इस सदोष कार्य के लिए, यहाँ देखिए, इस सदोष कार्य के लिए इंटेंशन, गिल्टी माइंड, जो आजकल का जो हम लोग पढ़ते हैं आपराधिक विधि, आईपीसी जो पढ़ते हैं, उसमें किसी अपराध को करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है? इंटेंशन, गिल्टी माइंड देखा जाता है। लेकिन उस समय था, उसके लिए उस समय इंटेंशन, आशय नहीं देखा जाता था। यानी कि जो हमारी प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि थी, उसमें अपराध को, अपकार को क्या कहा जाता था? सदोष कार्य कहा जाता था। यानी आपसे पूछा जाए कि आपराधिक विधि, जो प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि थी, उसमें अपराध कैसे होते थे, तो वहाँ पे अपराध को हम लोग सदोष कार्य कहते थे, पहली बात। दूसरा, वहाँ पे इंटेंशन का महत्व नहीं था, आशय का महत्व नहीं था। वहाँ अपराध अगर आपने सदोष कार्य किया तो आपको उसके लिए सजा मिलेगा, भले आपका इंटेंशन, गिल्टी माइंड, दुराशय रहा हो या न रहा हो। यानी दुराशय जो था उस समय महत्वपूर्ण नहीं था। तो पहले तो आप ये याद कर लेंगे कि प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि में दुराशय का महत्व नहीं था। वहाँ पे अपराध दो भाग में बटे हुए नहीं थे, जैसे कि आजकल सिविल रॉन्ग होता है और दूसरा क्या होता है? क्रिमिनल होता है। आपराधिक अपकार होता है ना, दो अपकार पढ़ेंगे, सिविल दोष और आपराधिक दोष पढ़ेंगे। आप आईपीसी में 2 प्रकार के अपकार पढ़ेंगे, लेकिन प्राचीन हिंदू विधि में अपकार के 2 भाग नहीं थे। यानी सारे अपकार एक ही थे और उनको कहा जाता था सदोष कार्य। उसके लिए दंड दिया जाता था। अब जो दंड अभी दिया जाता है, वो दंड आजकल कितने प्रकार के दंड होते हैं? 2 प्रकार के दंड भी होते हैं। एक सिविल मामले में क्षतिपूर्ति दिया जाता है, क्षतिपूर्ति देते हैं हम लोग, किसमें? सिविल मामले में। ठीक। क्रिमिनल मामले में क्या होता है? सजा होता है, कारावास होता है। लेकिन उस समय दंड में का भी जो प्रकार था वो अलग अलग नहीं था। यानी कि हमारी आपराधिक विधि जो प्राचीन हिंदू विधि की थी, उसमें दंड का प्रकार नहीं था। यानी सिविल और कारावास जैसा कोई मामला नहीं था। यानी क्षतिपूर्ति और कारावास अलग अलग नहीं था, दोनों एक साथ थे। यानी दोनों में अंतर नहीं था। तीसरा, उस समय जो भी सदोष कार्य किया जाता था, इसके लिए सजा कौन देता था? यानी न्यायाधीश कौन होता था जो कि निर्णय करता था? तो वो न्यायाधीश होते थे राजा। कौन? राजा या सम्राट। जो उस समय के राजा हुआ करते थे, उनके हाथ में पूरा न्यायिक शक्ति होता था। वो किसी भी अपराधी को, जिसने कोई अपराध किया हो, सदोष कार्य किया हो, उस समय अपराध को क्या कहा जाता था? सदोष कार्य। तो उसके लिए सजा कौन देता था? सम्राट। ठीक। तो अब हम लोग पूरा प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि को समझ गए हैं। क्या क्या समझे, एक बार हम आपको रिमाइंड कराते हैं। पहला, कि प्राचीन हिंदू विधि में जो भी अपराध किए जाते थे उसको सदोष कार्य कहा जाता था, पहला। दूसरा, उसमें इंटेंशन का महत्व नहीं था, आपका दुराशय है या नहीं है इसको नहीं देखा जाता था। तीसरा, दंड, वहाँ पे दंड का 2 प्रकार नहीं था, वहाँ सारे दंड एक ही जैसे थे, यानी दंड का वर्गीकरण नहीं था। और चौथा, वहाँ कोई न्यायाधीश नहीं होता था प्रॉपर, वहाँ कौन होता था? सम्राट या राजा होता था जो दंड देते थे। तो आपसे इसमें यही प्रश्न पूछता है कि क्या आपराधिक विधि जो हमारी प्राचीन हिंदू विधि थी उसमें इंटेंशन महत्वपूर्ण था या नहीं? तो आप बताएंगे नहीं, वहाँ पे इंटेंशन महत्वपूर्ण नहीं था। अपराध अगर हो गया तो उसको अपराधी ही माना जाता था, उसका इंटेंशन नहीं देखा जाता था। वहाँ पे अपराध का वर्गीकरण था क्या सिविल अपराध, क्रिमिनल अपराध, ऐसा कोई वर्गीकरण था? तो नहीं, वहाँ पे वर्गीकरण नहीं था। ये आप बताएंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या प्राचीन हिंदू विधि में अपराध का वर्गीकरण था? तो आप बोलेंगे नहीं, वहाँ पे अपराध को क्या कहा जाता था? सिर्फ सदोष कार्य कहा जाता था। उसी में दोनों शामिल होते थे, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो। ये क्रिमिनल और सिविल जो है अंग्रेजी विधि, यानी वर्तमान समय में जो विधि लागू है उसका देन है, ये प्राचीन हिंदू विधि में लागू नहीं था। तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, वो था प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए
और ऐसे जैसे हम पढ़ाए हैं वैसे ही अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए, ताकि ये आपको एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले रिवीजन करने में आसानी होगा। और टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे आपको, यानी जैसा टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एलएलएम एंट्रेंस सिलेबस में, हम वैसे ही आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते चलेंगे। कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, बस आप टॉपिक वाइज हेडिंग डाल डाल के पढ़ते चलिए और उसका प्रॉपर नोट्स लिखते चलिए, ताकि बाद में आपको इसको रिवीजन करने में आसानी हो। एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और ज़्यादा चीज़ें पढ़ना रहता है, तो इसीलिए इतने अच्छे से और शॉर्ट में नोट्स बनाइए कि आपको सारा चीज़ रिमाइंड हो जाए और 2 दिन के अंदर आप सब रिवाइज कर सकें। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम आपराधिक विधि। दूसरे नंबर पे मुस्लिम आपराधिक विधि, ठीक, ये दूसरा है। टॉपिक का नाम क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल लॉ इन। देखिए हम लोग का टॉपिक क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। इसका विकास 3 चरण में हुआ है। पहला चरण देख लिए, पहला चरण क्या है? प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि। दूसरा चरण क्या है? मुस्लिम आपराधिक विधि। अब मुस्लिम आपराधिक विधि का विकास कब हुआ, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि क्या, कि मुस्लिम आपराधिक विधि का विकास तब हुआ जब बाबर भारत में क्या किया? आक्रमण किया और शासन स्थापित किया। तो वहाँ से मुस्लिम विधि का आगमन होता है भारत में। और मुस्लिम जब आए, यहाँ के सम्राट बने, यहाँ का शासन सत्ता संभाला, तो उन्होंने अपना कानून भी अपने साथ लाए और वही कानून यहाँ पर लागू किया गया। कौन सा कानून? जो मुस्लिम अपने साथ लाए थे, यानी बाबर अकबर जो अपने साथ लेके आए थे वही लागू किया गया यहाँ पे। तो इसी से आपराधिक विधि में मुस्लिम आपराधिक विधि का विकास होता है। तो मुस्लिम का जो कानून होता है वो आधारित क्या चीज़ पे होता है? तो आधारित होता है कुरान और दूसरा हदीस। ये इनका क्या है? कुरान क्या है? तो इनकी बुक है, ग्रंथ है, ये दैवी ग्रंथ है। कुरान के बारे में कहा जाता है कि ये जो उनके पैगंबर थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने कुरान को अवतरित किया, यानी कि जो पैगंबर साहब थे उनको अल्लाह ने सीधे क्या किया? विधि, यानी जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ पैगंबर साहब को, वो अल्लाह के द्वारा, जो हम लोग देख रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान का निर्माण किया, यानी कि अल्लाह के द्वारा जो भी संदेश दिया गया वो किसको दिया गया? पैगंबर साहब को। पैगंबर साहब कौन थे? तो इनके दूत थे, पैगंबर मोहम्मद साहब। ये कौन थे? अल्लाह के दूत थे। अल्लाह ने अपने सारे संदेश पैगंबर मोहम्मद साहब के माध्यम से दिया और वही संदेश कहाँ वर्णित है? कुरान में। तो कुरान इनका क्या हो गया? धार्मिक ग्रंथ हो गया, धार्मिक विधि हो गया। और कुरान में ही कुछ आयत ऐसी हैं जो क्या चीज़ से संबंधित है? विधि से। कुरान की कुछ आयत विधि से संबंधित है और यही इनका विधि का आधार है। और दूसरा है हदीस। हदीस क्या है? तो हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब के आचरण शामिल है, उनकी परंपरा शामिल है। हदीस क्या है? तो हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब के आचरण और उनकी परंपरा ये शामिल है क्या चीज़ में? हदीस में। तो मुस्लिम आपराधिक विधि का आधार क्या है? तो उनका आधार है कुरान और हदीस। और एक कुरान और हदीस में विधि है और इसका निर्वचन कौन करता है? इसका निर्वचन कौन करता है? तो इसका निर्वचन करने वाले जो उनके मौलवी होते हैं, जो धर्म से संबंधित पाठ पढ़ाते हैं या फिर जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, वही कुरान और हदीस का निर्वचन करते हैं और वही विधि का
निर्माण करते हैं और वही विधि लागू होता है। यानी कि आपराधिक विधि में मुस्लिम काल में आपराधिक विधि का विकास कैसे हुआ, तो कुरान और हदीस पे हुआ। और इसके आगे यानी कि कोई ऐसी समस्या आ गई जिसके बारे में कुरान और हदीस चुप है, तब क्या होता था, तो इज्मा का निर्माण किया जाता था। और इज्मा कौन बनाता था, तो उस समय के जो भी विधिवेत्ता होते थे, यानी कि मुस्लिम विधि विशेषज्ञ, विधि शास्त्री जो होते थे, वो आपस में बैठ करके वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए विधि का निर्माण कर देते थे। तो ये हुआ मुस्लिम में विधि का किस पे आधारित था। तो हमको पता चल गया कि कुरान और हदीस पे उस समय की विधि आधारित होती थी। पहली बात तो ये पता चलेगा। दूसरी बात, उस समय विधि कैसी थी, तो मुस्लिम विधि काल में जो विधि थी वो 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी विधि? विधि 2 प्रकार की थी। विधि 2 प्रकार की होती थी। एक होती थी ईश्वर के विरुद्ध अपराध। पहला होता था, वो होता था ईश्वर के विरुद्ध अपराध। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा होता था व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, यानी कि हम लोग हिंदू विधि में देखें कि वहाँ अपराध का कोई वर्गीकरण नहीं था, सारे अपराध एक ही होते थे और उसको कहा जाता था सदोष कार्य। लेकिन मुस्लिम काल में आकर क्या हुआ, विधि 2 भाग, अपराध 2 भागों में बंट गया। अपराध, ये अपराध है, विधि नहीं है, ठीक है, अपराध है। मुस्लिम काल में आकर के अपराध क्या हुआ, 2 भागों में बंट गया। पहला ईश्वर के विरुद्ध अपराध और दूसरा व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। तो ईश्वर के विरुद्ध अपराध क्या होते थे, तो इसके में जो शामिल था वो था शामिल जारता, एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है, तो जब कोई वैवाहिक दंपति या वैवाहिक कपल जो होते थे वो अपने पार्टनर को छोड़ के किसी अन्य के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, एडल्ट्री यानी जड़ता कहा जाता है। और दूसरा होता था शराबखोरी का अपराध। मुस्लिम जो धर्म है उसके अंदर शराब पीना मना है, और जो शराब पीता है माना जाता है कि इसने अल्लाह के विरुद्ध अपराध कर दिया। इसलिए जो शराबखोरी है यानी शराब पीना है, किसके विरुद्ध अपराध है, ईश्वर के विरुद्ध अपराध। और इसी अपराध को कहा जाता था सार्वजनिक अपराध। कि क्या कहा जाता था इसको कहा जाता था सार्वजनिक अपराध। ये सार्वजनिक इसलिए कहे गए क्योंकि ये किसके विरुद्ध होते थे, अल्लाह के विरुद्ध यानी ईश्वर के विरुद्ध होते थे। दूसरा व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। व्यक्ति के विरुद्ध अपराध में जैसे हत्या हो गया, लूट हो गया, चोरी हो गया, ये सब जो थे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध थे। क्योंकि हत्या में किसी व्यक्ति को आप मारते हैं, लूट में भी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को लूटते हैं, चोरी में भी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को सामान चोरी किया जाता है। तो ये अपराध जो होते थे वो होते थे व्यक्ति के विरुद्ध। इसको कहा गया व्यक्तिगत अपराध। इसको क्या कहा गया, व्यक्तिगत। ये थे व्यक्तिगत अपराध। तो एक बात आप लोग क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, क्या कि हिंदू काल में यानी हिंदू आपराधिक विधि में अपराध का वर्गीकरण नहीं था, लेकिन मुस्लिम काल में अपराध का वर्गीकरण हुआ। कौन कौन हुआ, ईश्वर के विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध। जो ईश्वर के विरुद्ध अपराध होते थे उसी को कहा गया सार्वजनिक अपराध, जो व्यक्ति के विरुद्ध होते थे उसको कहा व्यक्तिगत अपराध। तो ये हमारे मुस्लिम विधि में और हिंदू विधि में अंतर देखने को मिलता है कि दोनों में मेजर अंतर क्या था। उसके बाद ये जो मुस्लिम विधि में जो ये अब हम लोग पढ़ते हैं, ये सारा विधि का निर्माण कौन करता था, काजी करता था। वही सबका इंटरप्रिटेशन करके कुरान पढ़ता था, हदीस पढ़ा, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया, फिर विधि का विकास किया, और उन्हीं काजियों के द्वारा इन विधियों को लागू किया जाता था। यानी मुस्लिम काल में न्यायाधीश कौन होते थे, मेजर बात। तो मुस्लिम काल में जो न्यायाधीश होते थे
वो होते थे काजी। काजी ये काजी का काम था विधि का निर्वचन करना, दंड देना, ये काजी करते थे। काजी विधि का निर्वचन कर दिया। छोटा मामला हुआ तो सजा भी दे दिया, बड़ा मामला हुआ तो सम्राट के पास चला जाता था। मुगल एम्परर जो होते थे, जो राजा होते थे उस समय के, वो उसके लिए सजा देते थे। मुस्लिम विधि में जो दंड था, 4 प्रकार के दंड था। तो ये पूछा जाता है कि मुस्लिम विधि में दंड कितने प्रकार के थे। तो यहाँ पे दंड 4 प्रकार के थे, याद रखिएगा। हिंदू विधि में दंड का कोई प्रकार नहीं था। वहाँ पे सारे अपराध के लिए एक ही दंड था, जो राजा दे दे वही दंड था, कोई वर्गीकरण नहीं था। लेकिन मुस्लिम विधि में दंड का प्रकार था। यहाँ पे 4 प्रकार के दंड याद थे। पहला दंड था, लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि मुस्लिम विधि में कितने प्रकार के दंड होते हैं। ये भी आ सकता है ऑप्शन में, बताइए कितने प्रकार के दंड होते थे। तो वहाँ पे मुस्लिम विधि में जो दंड था वो 4 प्रकार के होता था। पहला दंड जो था वो था कीसास। क्या था? कीसास। ये सब उर्दू वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से याद करिएगा। कीसास। दूसरा था दियूत। क्या है? दियूत। दूसरा दंड था दियूत। पहला दंड था कीसास। तीसरा था हद। तीसरा हद। चौथा था ताजेर। ये सब उर्दू वर्ड है, बस इतना ही याद रख लीजिएगा कि मुस्लिम विधि में 4 प्रकार के दंड थे। पहला किसास, दूसरा दियूत, तीसरा हद और चौथा ताजेर। ये 4 प्रकार के इनके दंड व्यवस्था थे। तो आपको हिंदू आपराधिक विधि और मुस्लिम आपराधिक विधि दोनों में अंतर भी समझ में आ जाना चाहिए। पहला कि हिंदू विधि में दंड का प्रकार नहीं था, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि मुस्लिम विधि शास्त्र में दंड का प्रकार था। 4 प्रकार के दंड थे। पहला किसास, दूसरा दियूत, तीसरा हद और चौथा ताजेर। ये 4 प्रकार के दंड थे। लेकिन मुस्लिम विधि में जो साक्ष्य की प्रक्रिया थी वो बहुत त्रुटिपूर्ण था। उसमें कहीं कहीं ऐसा प्रक्रिया था जो सब समाज के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। तो तब क्या किया जाए? तो क्योंकि ये बात तो मुस्लिमों को नहीं पता थी, तो ये पता किसको लगी? जैसे वहाँ पे एक व्यवस्था थी मुस्लिम विधि में कि अगर कोई मुस्लिम ने कोई अपराध किया है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराध किया है, वो मुसलमान है और मुसलमान ने अपराध किया है, तो जो व्यक्ति उसको देखा है अपराध करते हुए वही तो उसकी गवाही देगा ना। अगर कोई हिंदू गवाही देने जाता था तो मुस्लिम के विरुद्ध उसकी गवाही स्वीकार ही नहीं की जाती थी। क्यों? क्योंकि वो धर्म से अलग है। तो और कहीं कहीं पे उसकी जो साक्ष्य विधि थी वो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध थी, यानी नेचुरल लॉ से भी बाहर थी। कहीं कहीं सुनवाई का अधिकार ही नहीं दिया जाता था। तो ये सब प्रक्रिया में गड़बड़ी थी। लेकिन ये गड़बड़ी कब पता चली कि हाँ मुस्लिम आपराधिक विधि में गड़बड़ी है? जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए। अंग्रेज कब आए भारत में? अंग्रेज भारत में कब आए? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है। तो अब हम लोग मुस्लिम आपराधिक विधि के बाद पढ़ेंगे अंग्रेजी आपराधिक विधि। अंग्रेजी आपराधिक विधि को जानने से पहले जान लीजिए कि जब अंग्रेज आए तो जब इन्होंने यहाँ पे शुरू में जब अंग्रेज आए तो उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव व्यापार करना था। वो व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जब वो यहाँ आए तो यहाँ की जो व्यवस्था थी उसी को लागू किया आराम से। उसी के हिसाब से अपना व्यापार कर रहे थे। अपना सूरत में अपना फैक्ट्री वैक्ट्री लगा के अपना अच्छे से व्यापार चला रहे थे। लेकिन जब वो देखे कि यहाँ राजनीतिक उथल पुथल है, राजनीतिक एकता का अभाव है, पूरा देश छोटे छोटे सामंत, छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ है, तो उसने इस राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाया। इसलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अंग्रेजी आपराधिक
विधि। क्या पढ़ेंगे? तीसरा हमारा टॉपिक क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, यानी कि भारत में आपराधिक विधि का विकास कैसे हुआ हम लोग ये देख रहे हैं। उसमें दो हम लोग देख लिए। पहला हिंदू आपराधिक विधि का विकास, उसके बाद मुस्लिम आपराधिक विधि देख लिए। अब तीसरा देख रहे हैं अंग्रेजी आपराधिक विधि। तो जब अंग्रेज आए तो 1765 में एक घटना हुई। क्या हुआ कि शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दे दिया? अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। तो जब 3 क्षेत्र का दीवानी उसको चलाया गया, यानी कि प्रशासन का भार उसको सौंप दिया गया, तो उसको वहाँ का पूरा शक्ति प्राप्त हो गया। रेवेन्यू कलेक्ट करना, राजस्व कलेक्ट करना, सम्राट के यहाँ जमा करना, उनका प्रशासन देखना, ये सब इसके पास आ गया। किसके पास? अंग्रेज के पास आ गया। इसके बाद उस समय इन्होंने यथास्थिति का नियम लागू किया, लेकिन धीरे धीरे जब उनको ये पता चला कि यहाँ की जो आपराधिक विधि है उसमें बहुत दोष है, बहुत गड़बड़ी है, ये सभ्य समाज में इसको लागू नहीं किया जा सकता है, तब उन्होंने इसके तरफ ध्यान दिया। तो पहला जो ध्यान देने वाला व्यक्ति था वो था वारेन हेस्टिंग। कौन दिया था पहला ध्यान? वारेन हेस्टिंग। पहला ध्यान देने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। दिख रहा है? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? सबसे पहले वारेन हेस्टिंग ने देखा कि यहाँ की जो आपराधिक विधि है, जो मुस्लिम आपराधिक विधि था, जो उसकी साक्ष्य विधि था, उसमें बहुत कमी था। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि इसमें सुधार करने की वो कोशिश करता है। और उसने क्या किया कि पहला काम किया, कहा कि डकैती के लिए अंग भंग का दंड दिया जाता था। जो मुस्लिम आपराधिक विधि था उसमें अगर कोई डकैती करे तो उसको सजा क्या दिया जाता था? अंग भंग का। तो वारेन हेस्टिंग ने इसको बंद कर दिया, कहा कि नहीं भाई ये तो असभ्य दंड है, इसको बंद कर दिया वारेन हेस्टिंग ने। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग के बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा नंबर पे लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। ये आप याद रखिएगा कि अंग्रेजी विधि जब यहाँ पे अंग्रेजी आपराधिक विधि का जब विकास हो रहा था तो पहला कोशिश किसने किया? तो पहला कोशिश वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। उसने क्या सुधार किया? तो डकैती के लिए जो अंग भंग का सजा दिया जाता था उसको उन्होंने समाप्त किया। दूसरा आए कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि इसमें और इन्होंने मानव वध के अपराध में कुछ परिवर्तन कर दिया। हत्या के मामले को, कुछ जो हत्या के मामले होते थे, जो लूट के मामले होते थे, जो हम लोग पढ़े कि वहाँ पे उनका व्यक्ति का अपराध होता था, उसको व्यक्तिगत अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? सार्वजनिक अपराध घोषित कर दिया। किसने घोषित कर दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया ऐसा काम। उसके बाद क्या हुआ? क्या किया? दो महत्वपूर्ण काम किया। पहला कि जो मानव वध का अपराध था उसमें परिवर्तन किए। उसके बाद जो हत्या लूट था इसको उन्होंने क्या कर दिया? व्यक्तिगत अपराध की श्रेणी में से हटा करके सार्वजनिक अपराध या लोक अपराध के रूप में इसको स्थापित किया। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और ये थे वारेन हेस्टिंग। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे विधि में सुधार जारी रहा। जैसे सती प्रथा पे रोक लगा, बाल विवाह पे रोक लगा, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। ये सब कुछ काम जो भी गवर्नर आते गए उनके द्वारा किया गया। लेकिन जो मेजर काम किया गया वो था कि जो ये सब चेंज जो हुआ वारेन हेस्टिंग ने किया, कॉर्नवालिस ने किया, ये किसी एक
विशेष प्रांत में, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने बम्बई प्रांत के लिए किया, या किसी ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए किया, या किसी ने मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए किया, लेकिन पूरे भारत के लिए कोई विधि व्यवस्था नहीं थी। पूरे भारत के लिए नहीं थी, यानी कि कोई ऐसी विधि नहीं थी जो एक साथ पूरे भारत पे लागू हो सके और पूरे भारत पे एक समान ही सारे लोग व्यक्ति उससे दंडित हो और एक ही अपराध की परिभाषा हो। तो इसके लिए आपराधिक विधि को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश, मतलब विचार आया। तो भारत में 1833 में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। क्या हुए थे? तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल, जो प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल होता था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला काम तो ये किया गया। दूसरा किया गया कि पूरे भारत के लिए एक विधायिका बनाई गई, यानी संसद। विधायिका का निर्माण हुआ। पूरे भारत के लिए एक विधायिका बनाया गया। ये दो काम 1833 में किया गया। और 1833 में जो ये भारत का गवर्नर जनरल बना, इसकी गवर्नर जनरल की परिषद में क्या किया गया? एक विधि सदस्य को शामिल किया। किसको शामिल किया गया? विधि सदस्य को। तो जो विधि सदस्य थे, इन्हीं विधि सदस्य के नेतृत्व में 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। प्रथम विधि आयोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बना करके इसको लिख लीजिए, पूछा जाता है एंट्रेंस के एग्जाम में। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1834 में। कभी कभी ये भी पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1833 का जो अधिनियम बना था, 1833 के अधिनियम के अंतर्गत ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था और उसी के नेतृत्व में 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आयोग, इस आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इसको लिख लीजिए, कौन थे इसके अध्यक्ष? लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले कौन थे? ये विधि सदस्य थे। किसमें? गवर्नर जनरल की परिषद में। और 1834 में जब प्रथम विधि आयोग बना तो इसके अध्यक्ष भी बने मैकाले। और भारतीय दंड संहिता का जो निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? इन्होंने ही आईपीसी बनाया। क्या बनाया? आईपीसी। तो पूछा जाता है कि आईपीसी का ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन था, या उसका प्रमुख कौन था, या आईपीसी को बनाया किसने? तो सबका आंसर एक ही होगा, लॉर्ड मैकाले ने बनाया। कब बना था प्रथम विधि आयोग? तो 1834 में बना था। ये जो 1834 का जो प्रथम विधि आयोग था, इसमें एक अध्यक्ष और 3 मेंबर थे। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम विधि आयोग में कितने सदस्य थे? तो प्रथम विधि आयोग में 3 सदस्य थे और एक अध्यक्ष। अध्यक्ष का नाम आपको पता हो गया, लॉर्ड मैकाले। जो 3 मेंबर थे वो कौन थे? तो पहला थे मैकलियोड। पहला सदस्य कौन थे? मैकलियोड थे। पहला मेंबर का नाम है मैकलियोड। आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसे पूछा जाता है प्रथम विधि आयोग में शामिल सदस्य थे या शामिल नहीं थे। 4 ऑप्शन रहता है, तीनों का नाम दे देगा, एक अलग से दे देगा और आप चुनिए कि इसमें से कौन नहीं था। तो इसीलिए आपको नाम याद रखना चाहिए। मैकलियोड ये एक मेंबर थे। दूसरे मेंबर थे इसके एंडरसन। दूसरे कौन थे?
एंडरसन। दूसरे मेंबर थे एंडरसन, तीसरे थे मिलेट, तीसरे मेंबर थे मिलेट। ये 3 लोग थे। ये तीनों का अच्छे से आप नोट्स में इसको लिख लीजिए कि प्रथम विधि आयोग में एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले, और उसमें 3 मेंबर थे जिसका पहले का नाम था मैकलियोड, दूसरे का नाम था एंडरसन और तीसरे का नाम था मिलेट। ठीक है, ये 3 मेंबर थे, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में कभी कभी दे देता है कि प्रथम विधि आयोग के कितने सदस्य थे, या प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या प्रथम विधि आयोग कब बना, ये आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने ही बनाया क्या, आईपीसी। आईपीसी कब बन गया था ये भी पूछा जाता है। तो आईपीसी बन के ड्राफ्ट उसका तैयार हो गया था 1850 में। कब तैयार हुआ था, 1850 में। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको कब प्रस्तुत किया गया, यानी विधायिका के समक्ष, संसद के समक्ष, जो उस समय की जो विधायिका थी उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको कब पेश किया गया, तो वो पेश किया गया था 1856 में। 1856 में कहाँ पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको प्रस्तुत किया गया, यानी वहाँ पर इसको लाया गया। लेकिन लाया तो गया, प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन ये पारित कब हुआ ये भी पूछा जाता है। तो ये 6 अक्टूबर को पारित हुआ। कब पारित हुआ, 6 अक्टूबर 1860। कब पारित हुआ, 6 अक्टूबर 1860 को। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे पूछ सकता है कि आईपीसी का ड्राफ्ट कब कंप्लीट हो गया, यानी आईपीसी कब बनकर तैयार हो गई थी। तो बन करके तो 1850 में ही तैयार हो गई थी, क्योंकि 1834 में आयोग बनी, तो 1850 तक कानून बन गया। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत कब किया गया, तो प्रस्तुत किया गया 1856 में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पारित कब किया, तो 6 अक्टूबर 1860 को ये पारित हो गया। 6 अक्टूबर 1860 को पारित हो गया। लेकिन ये लागू कब हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये लागू हुआ 1 जनवरी 1862। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 4 डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए। पहला क्या कि ड्राफ्ट कब कंप्लीट हुआ, यानी ये बना कब, यानी जो विधि आयोग था, यानी लॉर्ड मैकाले जो थे, इसको बना के कब तैयार कर दिए, तो तैयार हो गया 1850 में। ठीक, याद हो गया। अब पूछा जा सकता है कि इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश कब किया गया, तो वो किया गया 1856 में। अच्छा, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पारित कब किया, तो पारित किया 6 अक्टूबर 1860 को। ठीक, अब ये लागू कब हुआ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये 1 जनवरी 1862, क्योंकि ये इन्फोर्समेंट डेट है जब तो क्या हुआ, लागू हो गया। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आईपीसी के बनने से पहले क्या कोई दूसरा अधिनियम या कोई ऐसा कोड बनाया गया था, क्योंकि आईपीसी क्या है, एक कोड है, संहिता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि आईपीसी से पहले कौन सी कोड बनी थी, यानी कौन सी संहिता आई थी। तो भारतीय दंड संहिता से पहले कौन सी ऐसी कोड थी जो बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा, तो वो थी एल्फिंस्टन संहिता। वो आप हमको लिख के बता रहे हैं कौन थी, एल्फिंस्टन संहिता। ये आईपीसी से पहले बनी थी। क्या था इसका नाम, एल्फिंस्टन संहिता। ये याद कर लीजिएगा आप,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है क्योंकि एलएलएम थोड़ा सा हायर एग्ज़ाम होता है तो इसमें ज़रूर से पूछा जाता है। तो ये थी आईपीसी से पहले यानी भारतीय दंड संहिता से पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कोई संहिता थी दंड के मामले में या आपराधिक विधि के मामले में, तो वो थी एल्फिंस्टन संहिता। ये कौन बनाया था? तो ये बनाए थे बॉम्बे के एक गवर्नर थे जिनका नाम ही था एल्फिंस्टन। ठीक, उन्होंने बॉम्बे के लिए बनाया था। कहाँ के लिए बनाया था? बॉम्बे के लिए बनाया था। तो ये एल्फिंस्टन संहिता कहाँ लागू होता था? सिर्फ बॉम्बे में लागू होता था, अदर प्रेसिडेंसी में नहीं लागू होता था और पूरे देश में भी नहीं लागू होता था। तब पूरे देश के लिए क्या बनाया गया? भारतीय दंड संहिता बनाया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा, जो 1850 में बनकर तैयार हुआ और 1 जनवरी 1862 में प्रॉपर ढंग से लागू हो गया और वो आज भी लागू है। सारा दंड की परिभाषा उसी में है। कोई भी कार्य करिएगा जो अगर अपराध है तो उसका दंड कहाँ से दिया जाएगा? आईपीसी से दिया जाएगा और उसको पूरे देश में प्रवर्तनीय लागू किया गया है और वो आज भी लागू है। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है लेकिन वो अभी भी उसी रूप में, मूल रूप में है। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।